प्रधानमंत्री ने उनका घोषित कर चुके हैं और लोगों से आपसे निवेदन है कि एक चुनाव, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के चुनाव, ये सेमीफाइनल चुनाव है और इस चुनाव में देश की दिशा और दशा तय होना है। लेकिन सबसे निवेदन है और यह 19 तारीख या सबके सब मतदान केंद्र में जाके कमल छाप के बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद दूं और हमारे हमारे बीच में होंगे। सारे स्थानीय नेताओं के भाषण इसलिए पहले कराए गए हैं कि श्रद्धेय मोदी जी के आने के बाद हमको ऐसा लगता है कि आपके मोदी जी के बीच में हम कोई विवाद नहीं करना चाहते। वो आने के बाद सीधा अपना उद्बोधन प्रारंभ करेंगे और वो लगभग 20 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक अपना उद्बोधन इस राष्ट्र को देंगे। समस्त मीडिया के बंधु से निवेदन है कि अगर जाने में हमसे कोई त्रुटि हुई है हम क्षमा करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। कर लीजिएगा, वो लाउड स्पीकर से आ रही होगी। आ रही है, ठीक है सर। मेरे को फोन आप, हाँ फोन रखो सर, मैं बस आने वाले हैं, तैयारी से। अब इसको ये बिल्कुल टाइम होना चाहिए, इधर बैठ करके होना चाहिए। ठीक है, बहुत अलर्ट रहना है ना, बैठ जाए नीचे ज़्यादा होगा, उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है ना, बस अलर्ट रहना है। अबे ये क्या कर दिया? भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर रमन जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद, नमो 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 नमो, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, अनुसूचित जाति मोर्चा जिंदाबाद, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिंदाबाद। साथियों, अरे आज मोती लंबा होगा ना, महासपुर शहर के वार्ड नंबर 10 के पार्षद कपिल साहू जी भारतीय जनता पार्टी की भी नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की मंडल और जिला इकाई की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम उनको अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इसके साथ ही पूर्व सरपंच श्रद्धेय श्याम सागर जी भी हमारी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। मैं उनको भी हमारी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। महासपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती
राशि मैदान जी, प्रकाश चंद्राकर जी और सब पार्षदों ने बहुत कड़ी मेहनत की है और उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि हजारों की तादाद में इस महाकुंभ शहर के लोग भी आज के कार्यक्रम में हुए हैं। अब हम लोगों से निवेदन है, देखिए अपना पर्चे तो सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। मीडिया प्रमुखों से निवेदन की थोड़ा सा उनकी परेशानी को ध्यान रखते हुए अपने करने की कोशिश नहीं रहता। सारे लोग बहुत अच्छे से देखना सुनना चाहते हैं। साथियों, ये हमारे लिए एक दुर्लभ मौका है, ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। ये हमारे लिए वास्तव में सौभाग्य की बात है कि जिस शख्स को सुनने और देखने के लिए जिस बात को टीवी पर रोना बहाना करते हैं, तो आपने देखा होगा कि चर्चा सुनी हो जाती है और देश के करोड़ों लोग टीवी के सामने चिपक बैठ जाते हैं। आज उस शख्स को रूबरू देखने का मौका मिल रहा है, रूबरू सुनने का मौका मिल रहा है। ये हमारे परम सौभाग्य की बात है। मैं चाहता हूं कि बहुत जबरदस्त उद्योग और उत्साह के साथ आप लोगों का स्वागत करेंगे। समय की कमी की वजह से भी हमने स्वागत के कार्यक्रम को काफी संक्षिप्त किया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केवल एक स्वागत ही होगा और चुनाव करता उनका उद्बोधन होगा। सारे लोगों को निवेदन की शांति बनाए रखिए। जो लोगों ने स्थान ग्रहण नहीं किया है वे स्थान ग्रहण कर रहे। बाहर बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता मौजूद है, इस महाराष्ट्र जिले की जनता भी मौजूद है। मुझे पता है कि कुछ दिक्कतें हो रही है सुरक्षा कार्यों को लेकर, लेकिन ये वक्त का तकाजा है कि इन परेशानियों को हमको झेलना पड़ेगा। तो जिस शख्सियत से हम रूबरू होने वाले हैं उस शख्सियत की तरफ कुछ पहचान बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है। हम सब लोग महसूस करते हैं कि इस देश को अगर कोई कानूनी प्रतिष्ठा वापस दिलाएगा, अगर इस देश को फिर से सोने की चिड़िया कोई बनाएगा, अगर इस देश की राजनीतिक बुराइयों को कोई अगर समाप्त करेगा, तो ये हम सब महसूस करते हैं कि वो हिंदुस्तान के अंदर एक ही शख्स है, वो है नरेंद्र मोदी जी। इसलिए हजारों की तादाद में लोग जहां भी हो जाते हैं भीड़ उमड़ती है। आज महाकुंभ के बारे में एक धारणा बना दी गई थी कि महाकुंभ में चाहे जो भी नेता है यहाँ पे भीड़ जुटती नहीं है। इस मिथा को आज की भीड़ ने गलत साबित किया है। मैं दावा कर सकता हूँ कि महाकुंभ के इतिहास की आज की सभा सबसे बड़ी सभा है, जहाँ लगभग 25,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, जो समाज करने वाले हजारों की संख्या में बाहर भी मौजूद है। लगातार गाड़ी यहाँ पे मुझे सूचना मिल रही है कि बड़ी संख्या में जनता स्वस्फूर्त यहाँ पे पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कतई उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं की है, लेकिन जनता स्वस्फूर्त यहाँ पे पहुंच रही है और वो ये बता रही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक ऐसा अद्भुत वातावरण है, किस तरीके के आस्था और विश्वास डॉक्टर रमन सिंह जी की नीतियों उनके कामों में है। आज जैसा कि छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में कहा जाता है, ये न्याय करने में बड़ा अच्छा न्याय करती है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको दंडित करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाती है, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो कृतज्ञ जनता है, उसके प्रति आशीर्वाद भी देती है, उसका आभार भी व्यक्त करती है। और हम सब लोगों को डॉक्टर रमन सिंह के अच्छे कामों के लिए भरपूर आशीर्वाद देना है, न केवल छत्तीसगढ़ के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर में हम सबके सपनों का भाग में रहेंगे। कुछ ही पदों की देरी है, मुख्य द्वार खुल चुका है और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का बस आगे हो रहा है। कुछ ही पल के अंदर नरेंद्र मोदी जी
पूरी कायनात बड़ी उम्मीद भरी नजरों से निहार रही है। भारतीय राजनीति के पुरोधा सभी के महामानव भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथियों, अब हम परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और आपके बीच में दीवार नहीं बनना चाहते। केवल 2 लाइनों के साथ उपस्थित करना चाहूंगा कि दमकता सूरज भी क्या कभी अमावस की रात से डरता है। इतिहास करने का मौका हो जिसमें उन्हें भला कौन नहीं करता है। ऐसी शख्सियत से मोदी जी को नामांकित करता हूं और हमें आखिर वचन दें। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे लोकप्रिय सांसद मेरे मित्र भाई साहू जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूनम चंद्राकर जी, चुनीलाल साहू, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, रामलाल चौहान जी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेतागण और महासमंद की धरती पर ये जन समंदर में देख रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्य करता था, तब मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिलता था। छोटी छोटी बैठकें करता था, कार्यकर्ताओं से मिलता था। मुख्यमंत्री के नाते भी अनेक बार छत्तीसगढ़ में आना हुआ है, चुनावी कार्यक्रमों में भी आना हुआ है। भाइयों बहनों, आप उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम मत कीजिए। मीडिया के मित्रों को अपना काम करने दीजिए। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। आपका प्यार इतना है कि मैदान छोटा पड़ गया।
अब जब मैदान छोटा पड़ ही गया है, मैदान में जगह नहीं है, तो हर किसी को मैं दिखाई दूं ये संभव नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, मैदान में जगह हो या न हो, मेरे दिल में आपके लिए जगह है। और इसके भाइयों बहनों, अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो सिर्फ सुनेंगे तो भी चलेगा। और ये जो मीडिया के मेरे मित्र मेहनत कर रहे हैं, और मैं बताता हूं, चुनाव के दिनों में जितनी मेहनत हम नेताओं को रहती है, कार्यकर्ताओं को रहती है, उससे ज्यादा मेहनत मीडिया वालों को करनी पड़ती है। खाना भी नहीं मिलता है और कैमरा लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पे दौड़ते रहना पड़ता है। इसलिए आप उनको परेशान मत कीजिए, उनसे वो खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए। भाइयों बहनों, उन्हीं के तो कारण ये महासमुंद की सभा सारा देश देखेगा। भाइयों बहनों, मैं पहले चरण के चुनाव के समय भी छत्तीसगढ़ में आया था, दूसरे चरण के चुनाव में भी आया हूं। 2 दिन से मैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूं। और भाइयों बहनों, मैं कहता हूं, सब दूर यही मिजाज नजर आता, यही जनसभा नजर आता। ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में भाजपा की आंधी चल रही है, आंधी। रमण की भी आंधी है, कमल की भी आंधी है। और मित्रों, मैं कह रहा हूं, मेरे चुनाव प्रचार का ये मेरी आज आखिरी सभा है। यहां से बाद में मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ चलूंगा, लेकिन मेरे 2 दिन के दौरे, पहले चरण में 1 दिन का दौरा, करीब करीब अधिकतम जिलों में जाना हुआ है। और मैं विश्वास से कहता हूं, छत्तीसगढ़ में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता डंके की चोट पर एक सरकार बनाएगी, ये साफ साफ मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव, आप मुझे बताइए, आप स्कूटर खरीदने जाते हैं तो उसकी पूरी बारीकी से पूछताछ करते हैं कि नहीं करते हैं? कंपनी कौन सी है पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? जरा जवाब देते रहना। पूछते हैं? मॉडल कौन सा है पूछते हैं? पेट्रोल कितना खाता है पूछते हैं? कितनी एवरेज देता है पूछते हैं? हर बारीकी की जानकारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उसके बजाय स्कूटर लेते हैं, कार लेते हैं, नहीं लेते हैं ना? आप मुझे बताइए, बिना अता पता दिए, बिना जानकारी दिए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब दिए बिना, बताए बिना मॉडल कौन सा है,
क्वालिटी क्या है, काम क्या कर सकता है, भूतकाल में क्या किया है, कुछ बताए बिना वो वोट मांग रहे हैं। उन्होंने उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कांग्रेस छुपा रही है कि नहीं छुपा रही है? कांग्रेस के पेट में पाप है कि नहीं है? भाइयों बहनों, जो पार्टी जनता के बीच अगर पर्दा रखती है और सब कुछ बुरखे के अंदर रखती है, तो भाइयों बहनों, ऐसी पार्टी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले पूछना था, ये बताओ आपका छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? ये छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का अधिकार है। तब छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी कि छत्तीसगढ़ किसके भरोसे देना। आप जनता को अंधेरे में रख करके, जनता को गुमराह करके ये जो चुनाव का खेल कर रहे हो, ये खेल अपने आप में कांग्रेस की तरफ से जनता के साथ खुले आम धोखा है, धोखा। ये धोखाधड़ी वाली कांग्रेस, ये धोखाधड़ी का खेल खेल रही कांग्रेस, क्या उन पर भरोसा करोगे? भाइयों बहनों, इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक बात साफ है, आपके लिए इस चुनाव में चयन करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि इस चुनाव में दो खेमे साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक खेमा है छत्तीसगढ़ी का सम्मान, एक खेमा है छत्तीसगढ़ी का गौरव, एक खेमा है छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करना, एक खेमा है छत्तीसगढ़ के लोगों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करना, छत्तीसगढ़ी का सम्मान, छत्तीसगढ़ी का गौरव, छत्तीसगढ़ी के सपने, छत्तीसगढ़ी का संकल्प एक तरफ छत्तीसगढ़ी की बात है, और दूसरी तरफ धोखाधड़ी। आपको समझना है कि आपको छत्तीसगढ़ी का सम्मान चाहिए कि धोखाधड़ी के खेल चाहिए, निर्णय आपको। चयन बहुत साफ है मित्रों, और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने 3 साल जब छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ, इस राज्य का क्या हाल हुआ था उसको जरा याद कीजिए। 3 साल कैसा कारोबार चलाया गया, नए नए पैदा हुए राज्य को किस प्रकार से तबाह करने के कार से रचे गए, क्या क्या खेल हुए, ये छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है। और उस दिनों में यहां काम करता था, मुझे मालूम है कैसा जुर्म चलता था। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता आवाज उठाए तो पुलिस का उपयोग करके उसकी ऐसी पिटाई की जाती थी, 6-6 महीने तक अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाता। आए दिन सामान्य नागरिकों पर
सरकार के लोग जुल्म करते। ये जुल्म का वो समय मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मेरी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नंद कुमार साय जैसे लोग 6 महीने बिस्तर पर रहे थे, इतना उनकी पुलिस ने मारा था उस समय। आदिवासी को भी बख्शा नहीं था, ऐसा जुल्म किया। भाइयों बहनों, 10 साल से डॉक्टर रमन सिंह जी ने आपकी सेवा की। मैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घदृष्टा हैं, आप समझदार हैं, भलाई किसमें है बुराई किसमें है ये आप भली भांति समझते हैं। और इसीलिए उस 3 साल के अनुभव के कारण आपने छत्तीसगढ़ को उस शासन से मुक्त करा करके डॉक्टर रमन सिंह जी के हाथों में सुपुर्द कर दिया। ये आपका निर्णय इतना अच्छा था कि आज छत्तीसगढ़ विकास के अंदर उसने अपनी हाजिरी दर्ज करा दी। मित्र, एक जमाना था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और उस समय ये मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ भी था वो बीमारू राज्य बोला जाता था। आप मुझे कहिए भैया, क्या आज छत्तीसगढ़ का नाम बीमारू राज्य में है क्या? बीमारू राज्य से बाहर निकले कि नहीं निकले? विकास के रास्ते पर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है? नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माता बहनें सुरक्षा का अनुभव कर रही है कि नहीं कर रही है? भाइयों बहनों, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने भाजपा पर भरोसा किया, आपने डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में विश्वास किया। और जितना आपने हमें प्रेम दिया, जितना आपने हम पर विश्वास किया, उसको हमने प्याज समेत विकास के रूप में आपके चरणों में प्रस्तुत कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें छत्तीसगढ़ दिया। कोई खून खराबा नहीं हुआ, गोली नहीं चली, लाठी नहीं चली, टीयर गैस नहीं चले, किसी को सत्याग्रह नहीं करना पड़ा, जेल जाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं। आराम से सोने की थाली में छत्तीसगढ़ हमें मिल गया। और मजा देखिए, नेतृत्व का सामर्थ्य क्या होता है। और यही तो नेतृत्व की कसौटी होती है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए, चरित्र देखिए। अटल जी के 3 राज्य बने, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना। और जब छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था। उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था। बिहार में से झारखंड बना, बिहार भी मिठाई बांट रहा था, झारखंड भी मिठाई बांट रहा था। सबको साथ लेकर के प्रेम से समझा बुझा करके विश्वास में लेकर के काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जोड़ना, ये हमारे स्वभाव में है, हमारे संस्कार में है। कांग्रेस, उनको तोड़ने में ही मजा आता है। देश तोड़ो, दल तोड़ो, समाज तोड़ो, संप्रदाय तोड़ो, पार्टियां तोड़ो, जाति जाति को तोड़ो, गांव गांव को तोड़ो, यही कहा। अभी देखा नहीं आंध्र में क्या हुआ? एक तेलंगाना बनाने गए, एक तेलंगाना। अभी भी जो पुराना आंध्र है, सीमांध्र है, वहां कर्फ्यू लगे रहते हैं, आंदोलन चल रहा है। और दिल्ली को
सीमांध्र के लोगों की पीड़ा सुनने का समय नहीं है, समय नहीं है। उनकी क्या मुसीबतों को कहना क्या चाहते हैं? ये दिल्ली के शहंशाह 7वें आसमान पे अहंकार चढ़ गया है कि वे सीमांध्र के नागरिकों की तकलीफ तक सुनने को तैयार नहीं है। और पूरा तेलंगाना को भी मुसीबत है, सीमांध्र को भी मुसीबत है। क्या ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है कि तेलंगाना को भी खुश करे, सीमांध्र को भी खुश करे? इनकी जिम्मेवारी है। अटल जी ने किया था, भाजपा ये करता रहा है, पर उनकी तो राजनीति ही तोड़ो तोड़ो तोड़ो, यही उनका काम है। आपके सपनों को भी तोड़ो, आपके भविष्य को भी चूर चूर कर दो, यही उनका काम है। और इसलिए भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में गलती से भी इनको घुसने मत देना। भाइयों बहनों, कुछ लोग एक कांग्रेस की विशेषता है, बागियों को खड़ा कर देना, बागियों को पैसा देना और उसे वोट कटरों को पैदा कर देते हैं। इस जिले में किसी वोट कटर को बड़े बनने मत देना है, बागियों को बड़ा मत देना है, किसी पार्टियों को बड़ा मत देने दो भैया। ये सारे लोग जो अपनी पार्टी के नहीं हुए तो आपकी कैसे होंगे? जो दल से गद्दारी करें वो आपके दिल से भी गद्दारी करते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी पनाह मत देना है। ये कांग्रेस का जो कल्चर है, किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ की धरती को तबाह कर देगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, हमें विकास करना है, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है, छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता देखिए, जहां जहां भाजपा की सरकार है, हम कहीं पर भी अच्छा होता है तो सीखने का प्रयास है। हमारे बीच विकास की स्पर्धा होती है। छत्तीसगढ़ कहता है कि हम गुजरात से आगे निकल जाएंगे, गुजरात कहता है हम मध्य प्रदेश से आगे निकल जाएंगे, गोवा कहता है मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों से आगे निकल जाऊंगा। जहां जहां हमें काम करने का मौका मिलता है, हम हर एक से कोई भी अच्छी बात है तो सीखते, हमारी कोशिश रहती है। हमें कोई राजकीय छुआछूत नहीं होती है। एक बार मैंने मेरे राज्य में नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने अखबार में पढ़ा था उन्होंने एक अच्छा काम किया, मैंने बुलाया, मैं हमको समझा वो कैसे किया, हमको सीखना है। एक बार केरल के अफसर को मैंने बुलाया, वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, लेकिन उस अफसर ने एक अच्छा काम किया था, तो मैंने अफसर को बुलाया गुजरात, 2 घंटे बैठा, उसको सुना, मैंने समझा। अरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई अच्छा काम होता है, सीखना चाहिए। ये हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने ईडीएस की सिस्टम में इतना बढ़िया काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा, सुप्रीम कोर्ट ने गौरव किया। हमने जब जाना, मैंने रमन सिंह जी को विनती की, मैंने कहा भाई आपके जो ये काम करने वाले 2 अफसर हैं उनको मेरे पास भेजो, हम सीखना चाहते हैं। हमने गुजरात में छत्तीसगढ़ के सीखने की योजना बनाई और हमने सीखा। मित्रों, विकास की स्पर्धा होनी चाहिए देश में। एक राज्य कहे मैं इतना विकास किया तो दूसरा कहे चल ठीक है अगले साल मैं करके दिखाऊंगा, तो तीसरा राज्य कहे नहीं मैं इसमें आगे बढ़ के निकालूंगा। देश में ये माहौल बनना चाहिए। अभी क्या माहौल बना है? कांग्रेस की सरकारों में स्पर्धा है, लेकिन किस पर क्या? कुशासन की स्पर्धा, भाई भतीजेवाद की स्पर्धा, भ्रष्टाचार की स्पर्धा, लूट खसोट की स्पर्धा,
जनता पर जुल्म करने की स्पर्धा, जितनी बुराइयां हैं उन्हीं बुराइयों को लेकर के वो चल रहे हैं। देखिए मैडम यहां आई थी, और मैडम ने क्या बोला? मैडम कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने नक्सलवाद को बढ़ाया। ये आपके गले उतरता है? मैंने ये बात आपके गले उतरती है? किसी छत्तीसगढ़ वाले को गले उतरती है? सारा हिंदुस्तान जानता है अगर माओवाद नक्सलवाद के खिलाफ सीना तान करके कोई लड़ने की ताकत रखता है तो उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर रमन सिंह है। और मैडम सोनिया जी, आप हमारा हिसाब मांग रही हो। पशुपति से लेकर के तिरुपति तक माओवाद आए दिन हिंदुस्तान के सैकड़ों जिलों को तबाह कर रहा है, नक्सलवाद तबाह कर रहा है। आपकी दिल्ली में सरकार है, जिम्मेवारी आपकी है। आपने क्या किया? इतना ही नहीं, अटल जी की सरकार ने माओवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक कोटा का कानून बनाया। मैडम सोनिया जी, आपने चुनाव में माओवादियों को वचन दिया था, नक्सलवादियों को वचन दिया था, आतंकवादियों को वचन दिया था। देश जानना चाहता था कि आपने वचन दिया था कि आप दिल्ली में सरकार आते ही माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ जो कोटा का कानून है उसको हटा दोगे। और भाइयों बहनों, उन्होंने आते ही आपको दिए हुए किसी वचन का पालन नहीं किया। आपको उन्होंने 100 दिन में महंगाई हटाने का वचन दिया था। 100 दिन में महंगाई हटाने के लिए कहा था, महंगाई हटी, वचन पूरा किया। उन्होंने आपके नौजवानों को, करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, वादा निभाया। लेकिन कौन सा वादा निभाया? जो वादा उन्होंने आतंकवादियों को किया था, जो वादा माओवादियों को किया था, जो वादा नक्सलवादियों को किया था, वो वादा था कोटा का कानून हटाने का। सरकार बनने के 1 महीने के भीतर भीतर उन्होंने कोटा का कानून खत्म कर दिया और इस देश में माओवाद, नक्सलवाद को फैलने के लिए हाईवे बना दिया उन लोगों ने। मैडम, आप आकर के हमें पूछ रही हो? अरे मैडम, देश आपसे पूछ रहा है। भारत की सीमा पर हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले हमारे जवान तैनात हैं। पाकिस्तान की सेना आकर के हमारे सैनिकों का गला काट करके सब ले जाए। मैडम सोनिया जी, देश पूछता है उन हमारे सेना के जवानों का सर कहां है? ये सर काट करके ले गए। आपकी सरकार ने क्या किया? देश पूछता है। मैडम सोनिया जी, आप हमें सवाल पूछ रही हो, मैं आपको पूछ रहा हूं। पाकिस्तान की सेना हमारे देश के जवानों पर गोलियां चलाए, निर्दोष जवान शांति के समय अपने बैरक में हो उनको मार दिया जाए, और आपकी सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ चिकन बिरयानी का भोजन करे। और जब देश आपको पूछे तो आप ये कहें कि प्रोटोकॉल क्या
सर काटना ये भी प्रोटोकॉल था क्या? निर्दोष सैनिकों को मौत के घाट उतार देना ये भी प्रोटोकॉल था क्या? अरे देश जानना चाहता है मैडम सोनिया जी, आप हमें सवाल करने से पहले जरा अपने आप को पूछो, आपने देश को कितना बर्बाद किया है, देश को कहां लाकर के खड़ा किया? भाइयों बहनों, ये देश को गुमराह करने वाले लोग, इससे देश का भला नहीं होगा। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, भाइयों बहनों, गलती से भी इनको घुसने मत दें। ये छत्तीसगढ़ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये विनाश की ओर ले जाएंगे मित्रों, हमें विकास की ओर जाना है और इसलिए ऐसी गलती यहां नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों, शहजादे आए, वो आकर के क्या कह रहे हैं? 10,000 करोड़ दिया। अरे जरा पूछो तो, ये 10,000 करोड़ मामा के घर से लाए थे? मुझे बताइए भैया, हिंदुस्तान की तिजोरी पर आपका हक है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ की तिजोरी पर आपका हक है कि नहीं है? मध्य प्रदेश की तिजोरी पर आपका हक है कि नहीं है? गुजरात की तिजोरी पर आपका हक है कि नहीं है? हिंदुस्तान की एक एक पाई पर आपका हक है कि नहीं है? अरे कांग्रेस के मेरे नेताओं, ये पैसा किसी दल का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, ये जनता जनार्दन का पैसा है। भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस में, मैं तो हैरान हूं। अभी उन्होंने बयान दिया, यूपीए के नेता ने बयान दिया कि कोई चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। भाइयों बहनों, क्या इस देश के गरीबों का अपमान नहीं है? क्या इस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? क्या इस देश का किसान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? क्या इस देश में खेत में मजदूरी करने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? इस देश के अंदर फुटपाथ पर पॉलिश करने वाला अगर क्षमता वाला है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? लोकतंत्र है भैया। हिंदुस्तान का गरीब से गरीब भी व्यक्ति अगर देश की जनता चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस की ये हिम्मत, यूपीए के नेताओं की ये हिम्मत। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या गरीब के घर में पैदा होना गुनाह है? नहीं। क्या पिछड़े समाज में पैदा होना गुनाह है? नहीं। क्या गरीबी में पलना गुनाह है? नहीं। पेट भरने के लिए मजदूरी करना गुनाह है? क्या बचपन में माँ बाप के खुद के पेट को भरने के लिए अगर रेल के डिब्बे में चाय बेचनी पड़ी तो वो क्या गुनाह है? अगर गुनाह है तो वो गुनाह मैंने किया। मैंने बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचते पेट भरा। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ और गरीबी में पला हूं, लेकिन इसके लिए आप हमारा ऐसा अपमान करो, इस प्रकार से हमें अपमानित करो। यह अपमान नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह अपमान नहीं है, यह अपमान हिंदुस्तान के हर गरीब का है। हिंदुस्तान में मजदूरी कर करके ईमानदारी से पेट भरने वाले हर इंसान का अपमान किया। और यूपीए के मित्र कान खोल करके सुन लो, 2014 के लोकसभा के चुनाव में
ये हिंदुस्तान फैसला करेगा कि देश बेचने वालों को जिताना है कि चाय बेचने वाले इस देश को देश बेचने वालों से बचाना है। अरे चाय बेचने वाला देश का कोई नुकसान नहीं करेगा, ये मैं आपको विश्वास देने आया हूं। जैसा अहंकार आ गया भाइयों बहनों, मैं रमन सिंह जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत विपरीत परिस्थिति में काम किया, अनेक मुसीबतों के बीच काम किया। एक तरफ माओवाद नक्सलवाद का जुल्म, नया नया राज्य, पहले ही कांग्रेस वालों ने बहुत बर्बाद करके रखा हुआ राज्य, और दिल्ली की सरकार का रूखापन, दिल्ली की सरकार का विरोध, दिल्ली की सरकार का असहयोग। इसी के कारण छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन भाइयों बहनों, 6 महीने का सवाल है। 2014 में 6 महीने के भीतर भीतर दिल्ली का चुनाव आएगा। ये कांग्रेस वाले जाएंगे, पक्का जाएंगे। भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार हो, मुझे बताइए विकास तेज गति से होगा कि नहीं होगा? तो दिल्ली सरकार छत्तीसगढ़ को मदद करेगी कि नहीं करेगी? छत्तीसगढ़ का भला होगा ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, अब तो आपके दोनों हाथ में लड्डू के दिन आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी को जिताओ, दिल्ली आपकी सेवा में मौजूद हो जाएगा। सवाल 6 महीने का है। मैं वादा करता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए 10 कदम चलने की जरूरत है तो 20 कदम चलने का आपको वादा करके जाती है। ये मैं आपको भाई बहनों, एक कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज मुझे अभी अभी एक खबर मिली, मैं बताना चाहता हूं। ये सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा गई है, दिल्ली की तिजोरी कितनी खाली हो गई है, इसका एक उदाहरण है। जिन बातें और वादों को लेकर के कांग्रेस आम आदमी के नाम पर वोट मांग रही है, अभी अभी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर वो कुछ निर्णय करने जा रहे हैं और उन्हीं के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। अगर ऐसा होगा तो आम आदमी के नाम पर हमारी जो बातें हो रही हैं वो सब फिजूल हो जाएगी। कोई हम पर भरोसा नहीं करेगा। मेहरबानी करके इसको रोको। क्या निर्णय कर रहे हैं मित्रों? मेरी जानकारी है ग्रामीण विकास मंत्रालय का 15,000 करोड़ रुपए का बजट वो काट रहे हैं। दिल्ली की प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री वाली सरकार हिंदुस्तान के ग्रामीण विकास के बजट में से 15,000 करोड़ रुपया काट रही है। प्राथमिक शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसमें 2,000 करोड़ रुपया काटने जा रहे हैं। हायर एजुकेशन, शिक्षा का जब महत्व है उस समय हायर एजुकेशन में 3,000 करोड़ रुपया की कटौती करने की योजना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस वादे के नाम पर वोट ले गए थे 2009 में और कह रहे थे गरीबों को रोजगार देने के लिए मनरेगा चालू किया, मनरेगा बनाया। भाइयों बहनों, ये वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब
प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये मनरेगा में से भी गरीब को रोजी रोटी देने वाली जो उनकी योजना थी उसमें 9,000 करोड़ रुपया काटने वाले। आप कल्पना कर सकते हो मित्रों, इनकी हालत कितनी खस्ता हुई होगी कि सामान्य मानवी से जुड़े हुए विषय उसके रुपयों में कटौती कर रहे हैं। उनको विमान की सफर कम करने का मन नहीं करता है, विदेश की यात्राएं कम करने का मन नहीं करता है, हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं उसका खर्चा कम करने की इच्छा नहीं हो रही है। खर्चा कम करना है तो कहां करना है? ग्रामीण विकास में, प्राथमिक शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, मनरेगा में। ये कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को कैसा चलाया है, कितनी आर्थिक स्थिति चरमरा गई होगी, तब जाकर के इस प्रकार का निर्णय करने जा रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों मैं आपको कहने आया हूं, अब छत्तीसगढ़ 13 साल का हो गया। 13 से 18 की उम्र बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 13 से 18 की उम्र सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर 13 से 18 की उम्र में बच्चा अगर गलत रास्ते पर चला गया तो माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और जो समझदार माँ बाप होते हैं वो 13 से 18 में बच्चों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। बेटा कहाँ जाता है, किसको मिलता है, कौन सा अखबार पढ़ता है, कौन सी किताब पढ़ता है, ट्विटर करता है, फेसबुक करता है, फोन किसके आते हैं, दोस्तों सब देखता है। क्योंकि अगर 13 से 18 में बेटे बेटी को संभाल लिया तो फिर जिंदगी भर चिंता नहीं रहती। बेटा जीवन भर माँ बाप की। भाइयों बहनों, ये छत्तीसगढ़ का भी 13 वर्ष है और 5 साल से सरकार बनेगी। 13 से 18 के लिए काम होने वाला है। आपको निर्णय करना है, एक छत्तीसगढ़ की उम्र जब 13 से 18 होती है तो ये छत्तीसगढ़ को संभालने वाले हाथ कैसे होने चाहिए, लालन पालन करने वाले लोग कैसे होने चाहिए। भाइयों बहनों, ये महत्वपूर्ण 5 साल है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनाइए। मैं विश्वास से कहता हूं 13 से 18 में ऐसा लालन पालन करेंगे, ऐसा लालन पालन करेंगे, आने वाले 100 साल तक छत्तीसगढ़ को कोई परेशानी नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, 19 तारीख को कमल निशान पर बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। और पराजय के कारण भयभीत कांग्रेस के नेता क्या भाषण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कितने डर गए देखो, कितने डर गए देखो, और प्रजा को गुमराह करने का पाप कैसा करते हैं, लोकतंत्र के पीठ में चूल्हा कैसा भोंकते हैं। देखो, ये कांग्रेस के नेता ने कहा, जो सीएम बनने के सपने देख रहा है, उसने कहा मतदाताओं को, अगर आप कमल पे बटन दबाओगे तो करंट लगेगा। ये कहा, ये लोकतंत्र का अपमान है, भारत के इलेक्शन कमीशन का अपमान है, भारत के इलेक्शन कमीशन का। आप कितने वो बौखला गए उसका उदाहरण है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब तो कमल पर बटन दबा करके पूरी कांग्रेस को करंट लगे, ये देखो। पूरी कांग्रेस को सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को करंट लगाने का काम ये मेरे छत्तीसगढ़ के मतदाता करे। ये भी एक प्रार्थना के साथ 2 मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। पूरी ताकत से बोलिए। और मीडिया वाले अब आपकी फोटो लेंगे, मेरी नहीं लेंगे। 2 मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Challenge
बैठते पे जैसे बैठते वैसे बैठता होगा।